नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सेंगर। मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और एक रिसर्चर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। मतलब जैसे ही किसी की हार्ट की पंपिंग 45 या 40 के नीचे जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अब वो पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है। हार्ट फेलियर का पहले मैं मतलब बता दूं। हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल होना नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जितनी हमारे शरीर की जितनी मेटाबॉलिक नीड है, जितनी मेटाबॉलिक डिमांड है, जब हमारा हार्ट उसका मिनिमम क्वांटिटी में भी ब्लड आसानी से पंप नहीं कर पाता, तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ऐसे में हमारे हार्ट को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारा दिल थकने लगता है। और आमतौर पे होता क्या है कि पेशेंट को अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पहले हार्ट अटैक आया हो, या मान लीजिए किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो, बाईपास सर्जरी हुई हो, और उसके बाद पेशेंट की पंपिंग 45 या 40 होती है। पर आप देखेंगे तो लगभग 90% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी की पंपिंग लगभग 45 या 40 के नीचे चली जाती है, और उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने कभी डिस्कस ही नहीं किया। क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि इस केस में और किया ही क्या जा सकता है, क्योंकि ऐसे में ना तो पेशेंट को पेस मेकर की ज़रूरत होती है, पेशेंट को ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, और नॉर्मली जो हार्ट की दवाएं चलती हैं वो दवाएं चलती रहती हैं, और पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ जीता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही हिडन फैक्टर है कि जैसे ही पेशेंट हार्ट फेलियर कंडीशन में पहुँचता है, तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स की बात बताऊँ कि जो लगभग 5 ईयर्स एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो केवल 5 साल की रह जाती है। मतलब जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं उसमें सारे पेशेंट आते हैं, चाहे पंपिंग 45-40 हो, चाहे वो 15 या 20% हो। तो लगभग जैसे ही पेशेंट हार्ट फेलियर की कैटेगरी में आता है, तो 5 साल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो केवल 50% पेशेंट की रह जाती है। मतलब 40 के नीचे वाले जितने भी पेशेंट हैं उसमें लगभग 50% पेशेंट अगले 5 साल में मर जाते हैं। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है वो ये कि पेशेंट इसको सीरियसली लेते भी नहीं है। और जब उसको सीरियसली लेते नहीं है तो उनका इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं जाता कि उनको किसी तरह से पंपिंग को बढ़ाने के लिए उनको कुछ काम करना है कि नहीं करना है। और आमतौर पे ये देखा गया है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है हार्ट की बीमारी को ठीक करने का, जैसे एंजियोप्लास्टी है, बाईपास सर्जरी है, पेस मेकर लगाना है, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये किसी भी तरीके से पंपिंग को बढ़ाने में हेल्प नहीं करते। इसका रोल बहुत कम होता है। बहुत ही रेयर ऐसे पेशेंट देखे जाते हैं जिनकी की हार्ट की पंपिंग कम होती है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको जब स्टंट इम्प्लांट किया जाता है तो उसके बाद उनकी पंपिंग कम हो जाती है, उल्टी कम हो जाती है, और कई बार उनके सिम्टम्स और ख़राब हो जाते हैं। तो इनफैक्ट ऐसे आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर किसी की पंपिंग 35 या 30 के नीचे चली जाती है और पेशेंट को हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो सकता है उसको ब्लॉकेज हो, लेकिन वो डॉक्टर एंजियोप्लास्टी या स्टंट करने से कतराते हैं। उनको पता है कि पेशेंट के सिम्टम्स इसके बाद और बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे डॉक्टर बहुत कम होते हैं। मे भी शायद 10 में से 1 या 2 डॉक्टर होंगे जो इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपना एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए, और इसके अलावा उसके पंपिंग धीरे धीरे है, अगर कोई तरीका हो जिससे उस पंपिंग को बढ़ाया जा सके तो उसकी पंपिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहली जो जिस चीज़ को ध्यान देना चाहिए वो ये कि आपको पेशेंट को पता हो कि मेरी पंपिंग है कितनी। क्योंकि पंपिंग जैसे ही 45 या 40 के नीचे चली गई तो पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट हो गया। लेकिन उसके बाद भी होता है ना, पेशेंट हार्ट फेलियर ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, या एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। तो अगर किसी को पता है कि मेरी पंपिंग कितनी है, लेट से अगर किसी की पंपिंग मान लीजिए 40-45 की रेंज में है, राइट, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे भी हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हार्ट की बीमारी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। फ्यूचर में अगर कोई हार्ट अटैक हुआ या कोई ऐसा कार्डियोवास्कुलर इवेंट हुआ तो वहाँ से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या हो जाती है, घटने लगती है। तो वहाँ पे अगर किसी को पता है कि मेरी पंपिंग अगर बॉर्डर लाइन पे है तो उसको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी पंपिंग यहाँ से बढ़ जाए। तो पंपिंग को बढ़ाने के लिए अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई अप्रोच है, ऐसा कोई तरीका है, अगर पेशेंट को पता हो तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट हैं, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक जो बहुत यूएसए एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसको हम कहते हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट। इसके अलावा अच्छी लाइफस्टाइल है, पंचकर्मा, इंटीग्रेटेड, ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट हैं जिसको कि अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो वो पंपिंग को बढ़ाने में काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट हैं ये नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम
हमारे जो कार्डियोलॉजी का जो मेन स्ट्रीम है, कन्वेंशनल तरीका है, ये उसका हिस्सा नहीं है, इसीलिए डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा बात कर नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरी पंपिंग कितनी है। अगर किसी की पंपिंग एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, लगभग 15, 20, 25, तो ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और जो आगे मैं चीज़ें बताऊंगा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि पंपिंग आगे डिग्रेड ना हो, और पंपिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो ज़रूर करना चाहिए, राइट। तो पहली चीज़ हो गई अपनी पंपिंग के बारे में पता लगना। दूसरी चीज़ होती है कि पेशेंट को अपने जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। अब देखिए, सिम्टम्स जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ग्रेड 1 में होते हैं, कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही पेशेंट ग्रेड 3, ग्रेड 4 में पहुंचता है तो पेशेंट के सिम्टम्स बहुत तेज़ी से आने लगते हैं। अब इसमें सबसे कॉमन और सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये है कि पेशेंट की चलने में सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा भी चलेंगे थक जाएंगे और सांस फूलने लगती है। और ऐसे में केवल मतलब कोई ऐसा दवाई ले लेना या मेडिसिन ले करके सांस फूलने की समस्या अगर सॉल्व हो जाती है तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ ट्रीटमेंट। वो तो ठीक है, हमने सिम्टम्स को मैनेज कर लिया, वो भी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि कुछ भी करके पंपिंग को आगे बढ़ाया जाए। इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कैसे पंपिंग को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो सिम्टम्स आते हैं उसमें एक बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है कि स्वेलिंग आने लगती है। जैसे पैर, जो हमारे फीट होते हैं, जो हमारा एड़ी होता है, या जो हमारे पैर का निचला हिस्सा है, काफ मसल्स है, वहाँ पे स्वेलिंग आने लगती है। तो स्वेलिंग देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे स्वेलिंग आने लगी है तो अगर आप केयरफुल हैं, अगर आप जागरूक हैं, तो तुरंत मेडिसिन का यूज़ करके और बहुत सारे और इंटीग्रेटेड तरीके यूज़ करके उस स्वेलिंग को तुरंत वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो जाएगी और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बात तो पैसे भी बहुत लगेंगे, और पैसे लगने के अलावा क्या होता है, कंडीशन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। फिर उसको फ्लूइड को बाहर निकालना, उसके लिए जो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, डाइटर है, लेसिक्स है, उन मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो अगर उससे बचना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने सिम्टम्स में ये देखें कि मेरे पैरों में, एड़ी में कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। और तीसरी चीज़ होती है कि स्वेलिंग के अलावा हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की जो सांस है, सांस फूलने के साथ में पेशेंट का जो पल्स है और ब्लड प्रेशर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, जब हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है तो हमारी पेशेंट की जो पल्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लगभग 90, 100 लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड होता है, हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मेडिसिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और हार्ट जब कमज़ोर हो जाता है तो कई बार वो इतना प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पाता कि वो प्रॉपर ब्लड को आसानी से बॉडी में प्रेशर लगा कर के हर ऑर्गन्स तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे बीपी को और पल्स को मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ में एक चीज़ और भी होती है, वो है अपना वेट मैनेजमेंट। वेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन शुरू होता है, लिक्विड कहीं पर जमा होना शुरू होगा, तो हमारा वेट बढ़ जाता है। तो अगर बिना किसी रीज़न के अनयूजुअली 1 या 2 किलो अगर वेट बढ़ गया है तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि बॉडी में कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसके लिए हमें सही मेडिकेशंस लेना चाहिए, ताकि बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट ना हो। नहीं तो ये चल के आगे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसके अलावा जो अगली चीज़ है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए जो सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, जो उनके खुद के हाथ में होता है, वो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो अपने फूड का ध्यान रखना है। फूड का ध्यान इसलिए रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, तो जैसे ही हमने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया, तो हमारा जो डाइजेशन शुरू होता है, तो हमारे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है पूरे बॉडी में, सभी वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाना है, तभी तो सभी वाइटल ऑर्गन्स काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो सबसे ज़्यादा ब्लड को कंज्यूम करने लगता है, जिससे कि कई बार आपने देखा होगा जिनकी पंपिंग कम हो जाती है, खाना खाने के बाद उनकी सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगती है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस तरह का भी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना जैसे हमारे पेट में गया तो उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे फूड का ध्यान रखने का मतलब ये है कि ऐसा फूड हो जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर को कम से कम मेहनत करनी पड़े। जैसे भाप में पका हुआ खाना, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें हों, बहुत ही फ्राइड आइटम्स हो, और मिल्क है। इसके अलावा साथ में जो चिकन है, जो जिसको हम कहते हैं मांस है, इस तरह के फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। पूड़ी पराठा, बल्कि स्टीम्ड सब्जियां हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, और स्प्राउट्स को भी खाना हो तो स्टीम करके खाया जा सकता है। इसके अलावा नट्स को सोक करके खाया जा सकता है, राइट। इसके अलावा जैसे मखाने वगैरह हैं, इसको रोस्ट करके, ऐसा फूड खाने से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो उतना
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना लोड नहीं पड़ता और हमारा हार्ट उसको आसानी से प्रोसेस कर सकता है। और फूड में एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि फूड का जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हमारी लीवर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसको इतना सारा बाइल बनाना पड़ता है, जो कि हमारी छोटी आंत में जब ये बाइल आता है तो वो खाने को पचाने में मदद करता है। तो होता क्या है कि जैसे सूरज डूबने लगता है, रात होने लगती है, तो हमारा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स को खाना समय से खा लेना चाहिए। शाम को 6-7 बजे के बाद फूड नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हार्ट के ऊपर हम इवेंचुअली लोड को बहुत कम कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी रूटीन है, दिन भर की दिनचर्या है, तो दिनचर्या में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक तो हमारा सोना। तो सोना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर हमारे खुद की मरम्मत कर पाता है। तो लगभग रात को 10 बजे से लेकर के सुबह के लगभग 5 बजे तक ये हमारे बॉडी का एक रिपेयरिंग क्लॉक साइकिल है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो उस टाइम पे आइडियली हमको सोना चाहिए। तो क्या होता है ना, लोगों की कई बार क्या होता है, पूरी क्लॉक साइकिल गड़बड़ हो जाती है। रात रात भर जागते हैं, फिर सुबह सुबह नींद आएगी, फिर दोपहर सुबह देर से उठेंगे 10-11 बजे तक। तो इसमें होता क्या है कि उनका जो पूरा क्लॉक साइकिल है ना, जो पूरी स्लीप है, पूरी डिस्टर्ब रहती है। तो बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप दिन में अगर आप बिल्कुल नहीं सोएंगे, थोड़ा कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में अगर बिजी रहेंगे, तो धीरे धीरे करके आप अलाइन करके अपनी जो सर्केडियन रिदम है, जो क्लॉक साइकिल है, उसको फिक्स कर लेंगे, तो आप सही समय पे सो पाएंगे। जब आप सही समय पे सो पाएंगे तो आपकी बॉडी खुद को रिपेयर कर पाएगी, तो हार्ट इवेंचुअली थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाएगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करें, तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक करनी चाहिए। कम से कम वॉकिंग और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, सूक्ष्म व्यायाम है ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले ट्रेनिंग्स होती हैं, वो करने से बचना चाहिए। छोटी मोटी एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स करते रहना चाहिए, जैसे बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ न कुछ यहाँ वहाँ हिला रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी थोड़ा एक्टिव मोड में रहती है। और साथ में ज़रूरी होता है कि हमारी वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वॉकिंग से क्या होता है ना, हमारी काफ मसल्स, देखिए काफ मसल्स को हम सेकेंड हार्ट कहते हैं। सेकेंड हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ मसल्स पे जब हम मालिश करते हैं या दबाव डालते हैं, तो होता क्या है कि ब्लड हमारे हार्ट की तरफ वापस लौट के आता है और हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड है वो कम होता है। तो अपनी जो रूटीन है उसमें ये चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए कि आप 8 घंटे सो, फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की है वो मत करो, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ एंड वॉकिंग वगैरह मेंटेन करके रखो। इससे क्या होता है, पूरे बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो बना रहता है और हार्ट के ऊपर लोड क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल का पार्ट है, और ये करने से हमें काफ़ी मतलब हार्ट के ऊपर लोड को हम काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, आफ्टर लोड को कम कर देते हैं, जिससे हमारा हार्ट आसानी से खुद को रिपेयर कर पाता है। इसके अलावा जैसे स्ट्रेस वगैरह है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर स्ट्रेस वगैरह है तो उसके लिए देखिए कुछ अलग से चीज़ें होती हैं, जैसे कि योग निद्रा मेडिटेशन है। 8 घंटे की स्लीप लेंगे, वो स्ट्रेस से अपने आप को बचाता है, फालतू की चीज़ों में ना पड़े, है ना। और दिन में आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको गाना सुनना, गज़ल सुनना, म्यूज़िक सुनना अगर अच्छा लगता है, अपनी हॉबी को फॉलो करना, ये सब करते हैं ना, तो स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, और फिर अल्टीमेटली स्ट्रेस हार्मोन्स करते क्या हैं, ये वेजो कंस्ट्रिक्शंस का काम करते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा सिकोड़ देते हैं, जिससे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में आती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट को अपने डॉक्टर के साथ में रेगुलर टच में रहना चाहिए, फॉलोअप रेगुलर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि देखिए सारे सिम्टम्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हर 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में अपना एक जो टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राम ज़रूर करना चाहिए, प्रो बीएनपी का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि पता लगे कि हार्ट की पंपिंग है कितनी, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि वहीं है, कि कहीं डिग्रेड तो नहीं हो रही है, राइट। और प्रो बीएनपी से पता लगता है कि हमारे हार्ट के ऊपर लोड कितना है। इसके अलावा एक दो और पैरामीटर हैं जो ये बताते हैं कि हमारे हार्ट में किसी तरह का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है कि नहीं है। जैसे एक मैं टेस्ट हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो है HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। नॉर्मली डॉक्टर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब मैंने रेयरली देखा है कि 10 में से 1 आध 2 डॉक्टर हों जो ये टेस्ट कराते हों, बाकी डॉक्टर्स नहीं कराते हैं, राइट। बट इसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर HSCRP का लेवल आपका 1 के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी हार्ट की मसल्स में, हालांकि ये बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन का भी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है, बट मोस्टली ये हार्ट के लिए ज़्यादा, मतलब हार्ट के लिए भी एक बड़ा यूजफुल पैरामीटर है। तो इसको मेज़र करना हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो HSCRP, इसके अलावा फास्टिंग इंसुलिन मेज़र करना। तो फास्टिंग इंसुलिन अगर हमारा अंडर कंट्रोल है, एक सही लेवल पे हमारा इंसुलिन का लेवल, तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, तो ओवरऑल पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो बहुत अच्छा होता है। खासतौर से अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको डायबिटीज़ है, दूसरी भी
बीमारियां हैं, तो उन सारे पेशेंट्स को हर 6 महीने 8 महीने में या साल भर में ये सारे टेस्ट रिपीट करने चाहिए और डॉक्टर से मिल करके अपनी मेडिसिन को लेकर के और इन टेस्ट के साथ में एक फॉलोअप में ज़रूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसमें टच में नहीं रहेंगे तो आप अपना दिमाग लगाएंगे और कहाँ क्या गलती हो जाएगी आप कभी इसको पता भी नहीं कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ये है कि हार्ट की पंपिंग अगर कम हो गई है तो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं। ये ट्रीटमेंट करते क्या है, बेसिकली हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने के लिए एक दुनिया का एकमात्र ऐसा यूएसए एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट है जो कि हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है, जिसको हम कहते हैं ईईसीपी ट्रीटमेंट, इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। 2002 में यूएस एफडीए ने इस ट्रीटमेंट को अप्रूव किया था, जिसमें कि ये देखा गया था कि इस ट्रीटमेंट से हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। तो यूजुअली डिपेंड करता है कि आपका हार्ट जो हार्ट फेलियर है, जो कार्डियोमायोपैथी है, वो किस टाइप का है। या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी है या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। तो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के रिजल्ट आते हैं। तो इस तरह के ट्रीटमेंट से, ईईसीपी ट्रीटमेंट से हार्ट की पंपिंग में देखा गया है कि लगभग 5-10% से लेकर के कई बार 30-35% तक का भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि उनकी पंपिंग 60% भी पहुंच जाती है। अब कितना इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, आप अपने डॉक्टर से मिल करके, जो डॉक्टर ईईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में प्रैक्टिस करते हैं, ईसीपी ट्रीटमेंट में प्रैक्टिस करते हैं, आप उनसे मिलेंगे ना तो आपकी कार्डियोमायोपैथी को देख करके एक प्रोजेक्शन बता देते हैं कि हाँ लगभग इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है, राइट। तो ये ट्रीटमेंट कराने से अगर आपकी पंपिंग बढ़ सकती है तो एक बार डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन लीजिए। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो ये ट्रीटमेंट लेने से आपकी हार्ट की पंपिंग अगर बढ़ सकती है तो 100% ज़रूर से ये ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि हार्ट की पंपिंग बढ़ाने के लिए अगर दुनिया का कोई भी तरीका है जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है तो वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हार्ट की पंपिंग बढ़ना अपने आप में, मतलब नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेडिकल तरीका है उसमें तो माना जाता है पंपिंग बढ़ ही नहीं सकती, बट हालांकि ये हर डॉक्टर का मैं ओपिनियन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये क्लिनिकली प्रूवन है कि ये जो ईईसीपी ट्रीटमेंट है हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकता है। तो आपको ये ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा कई सारे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं जिससे भी हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। हालांकि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसे क्लिनिकल, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए, एक है एलोपैथी, एक है आयुर्वेदा, एक है होम्योपैथी। अब एक बीमारी को लेकर के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एलोपैथिक में, जिसको हम एडवांस मेडिकल साइंस कहते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होम्योपैथ में कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 3-4 अलग अलग तरह के जो साइंसेज हैं ना, जो तरीके हैं जिसमें कि ट्रीटमेंट हार्ट का किया जाता है। अब कोई अगर ऐसा क्लिनिकल ट्रायल हो जो सबको मिला के करे, राइट, तो ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल है नहीं और हमारे पास ऐसा कोई डेटा भी नहीं है। तो ऐसे केस में ज़रूरी होता है कि आप दूसरे जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने देखा है पंचकर्मा काफ़ी फ़ायदा करता है पेशेंट की पंपिंग को बढ़ाने में। होम्योपैथ में भी कई तरह की ऐसी मेडिसिन हैं जो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो हमको जितने भी ऐसे तरीके हों उन सबको अपनी अपनी ट्रीटमेंट मेथड में इंटीग्रेट करना चाहिए जिससे कि हमारे हार्ट की पंपिंग बढ़ सके, राइट। और दूसरी चीज़ की, अगर आपकी हार्ट की पंपिंग एक बार बढ़ जाती है और आपको दिखता है आपकी इकोकार्डियोग्राम में और कि आपके हार्ट की पंपिंग पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, तो हर साल भर में कम से कम एक बार आपको 10, 15, 20 आवर्स का, जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड करें, इस ट्रीटमेंट का एक बूस्टर डोज करते रहना चाहिए। और साथ में, क्योंकि देखिए हार्ट की बीमारी, हार्ट फेलियर एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। आज जहाँ है समय के साथ वो खराब ही होगा। क्योंकि जैसे घर है, आपने साफ सुफ कर दिया, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, कुछ दिन बाद अपने आप गंदा हो जाएगा। सेम ये चीज़ हमारी हेल्थ के साथ में है। समय के साथ जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे हमारे हार्ट के साथ में भी प्रॉब्लम आती जाती है। इसीलिए साल दर साल अगर पेशेंट को चाहिए कि अगर वो ठीक रहे, उसकी प्रॉब्लम आगे ना बढ़े, तो ऐसे जो ट्रीटमेंट जो भी आपने फॉलो किया है जिससे आपके हार्ट की पंपिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उन ट्रीटमेंट्स का एक बूस्टर डोज साल भर में ज़रूर लेना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए कि मेरी हेल्थ पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो रही है या वहीं पे कम से कम उससे डिग्रेड ना हो। तो इससे ये चीज़ की इंश्योरिटी होती है कि पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम नहीं होगी और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ आसानी से जी पाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं और ये सब चीज़ें एक हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को सारे सिम्टम्स हो, लेकिन हाँ, अगर आपके इकोकार्डियोग्राम में दिख रहा है कि आपके हार्ट की पंपिंग 45% के नीचे है या बॉर्डर पे है, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, आपके दिमाग में कॉन्शियसली ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए, तभी आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो आने वाले टाइम पे यही चीज़ें
हमारे हार्ट की पंपिंग को और कमज़ोर कर देती हैं और उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। और जब पंपिंग 20% 15% में चली जाती है तो पेशेंट को पेस मेकर लगाने के लिए बोला जाता है, आईसीडी डिवाइस लगाने के लिए बोला जाता है, और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ख़राब हो जाती है और पेशेंट ऐसे कंडीशन में ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। तो वो नौबत ही क्यों आए, उसके पहले ही अगर किसी को पता है तो आप अपनी खुद की R&D कीजिए और एक सही ट्रीटमेंट लेकर के, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियोज़। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, आपके ऐसे फ्रेंड्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। और इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।